जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के अंदर बैठे हुए परमात्मा को अंश के प्रणाम करने के साथ ही हम जिज्ञासा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि नवम भाव जो हमारे पुराने जन्म के बदौलत जो संचित कर्म हमने किया था उसको प्रारब्ध में बदलते हुए हम लोग नवम भाव से जानते हैं। यही संचित कर्म जो हमारा प्रारब्ध बनकर हमें फल देता है भाग्य के रूप में, हम उसी फल के अनुरूप इस जन्म में कार्य करते हैं। लेकिन जो भगवान के दिए हुए जन्म को समझते हुए हम अगर सुकर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारा प्रारब्ध कटता है। बहुत ज़्यादा करेंगे तो जितना भी गलत कार्यों के साथ जो पाप हैं, कुकर्म थे, उसको काटते हुए आगे बढ़ते हैं। और यह हमें प्रारब्ध कितना काटना है, कितना भोगना है। बहुत सारे लोग इस जन्म से ही दुखित रहते हैं कि यह जन्म निकल जाए, अगले जन्म में चले जाए तो शायद वहाँ पे यह फल नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे प्रारब्ध के कारण हमें अनेक जन्म लेने पड़ते हैं और अनेक जन्मों में जाकर हमें भोग भोगने होते हैं। तो अनेक जन्मों के बारे में तो अभी बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ अगले जन्म किस भाव से देखा जाए, क्या प्रश्न हमारे पास आया है। तो अगले जन्म के लिए हम नवम भाव से, जैसे कि पुराने जन्म को जानते हैं, पुराने जन्म के बारे में जानते हैं। नवम भाव किस चीज़ का है? नवम भाव हमारे पिता का है। जब तक बच्चे डिपेंडेंट होते हैं अपने फादर के ऊपर, तब तक नवम भाव से देखा जाता है। और नवम भाव के बाद जब नवम से नवम अर्थात पंचम भाव किसका है? इस समय अपने संतान का है। संतान आपके बाद आते हैं। नवम भाव पिता आपसे पहले हैं। तो जहाँ पर पिता को पुराने जन्म के बारे में जानते हैं नवम भाव से, तो वहीं पर पंचम भाव को अपने संतान के भाव के कारण नाम से जाना जाता है, विद्या के भाव के नाम से जाना जाता है, प्रेम के भाव के नाम से जाना जाता है। और अगले पुनर्जन्म में जब कौन सा जन्म होगा हमारा, उसमें हमारी क्या स्थिति रहेगी, उस जन्म के बारे में भी जाना जाता है। उसी जन्म को हम प्रारब्ध को इस जन्म में अच्छे कर्म करके उसको काट लिया जा सकते हैं, भोग सकते हैं। तो हमारे लिए यह जन्म का सार्थक प्रयोजन सफल होता है। तो इसी के साथ कि हम सदैव ही अच्छे कर्म करेंगे, सुकर्म करेंगे, भगवान की जो भक्ति आराधना है उसे सदैव ही निभाएंगे, करेंगे, भजन करेंगे और अपने कर्मों को करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अपने जो साथ जो चल रहा है प्रॉब्लम, उसके बारे में कभी भी उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, दुखित नहीं होना है। दुख होने से आपका जो सुकर्म है वो कर्म नहीं हो जाएगा, वह आपके प्रारब्ध में संचित के कर्म में जुड़ता जाएगा। तो इसलिए अपने कर्म को करते जाना है। आज हमारे पास जो सबसे पहले जो जन्मपत्री है, जो समय है, वह इटावा से है। उनका जन्म इटावा से है। जातक का 17 मार्च 1989 को रात के 9:30 बजे इटावा, उत्तर प्रदेश में। इनका प्रश्न है इनका करियर कैसा रहेगा और इनके संतान से रिलेटेड प्रश्न है। इनका जन्म जैसे कि तुला लग्न में स्वाति नक्षत्र में हुआ है। 15 डिग्री 33 मिनट का इनका लग्न है। और इनकी शनि है वो तृतीय दृष्टि में है। शनि इनके कौन से भाव को देख रहे हैं? पंचम भाव को तृतीय दृष्टि से देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं और दसम दृष्टि से ये द्वादश भाव को देख रहे हैं। और बुध शुक्र राहु इनके पंचम भाव में हैं, संतान के भाव में हैं, जो कि यहाँ से डायरेक्ट ही देखेंगे। राहु को छोड़ के बुध और शुक्र इनके एकादश भाव को देख रहे हैं और राहु इनके लग्न को देख रहे हैं, एकादश भाव को देख रहे हैं और नवम भाव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। सूर्य यहाँ पर द्वादश भाव को देख रहे हैं छठे भाव में बैठकर। मंगल और गुरु इनके अष्टम भाव में हैं और गुरु यहाँ से द्वादश भाव को, द्वितीय हाउस को और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। और जहाँ पर मंगल इनके चतुर्दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर केतु हैं और सेकंड हाउस को देख रहे हैं और तृतीय हाउस को, जहाँ पर शनि है। केतु यहाँ से देखेंगे एकादश भाव से, वो सप्तम दृष्टि से तो अपने पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे और तृतीय हाउस को देखेंगे। चंद्रमा फिर से इनके चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि जातक का जहाँ पर देखने में आता है कि सबसे पहले शनि की बात करें तो शनि यहाँ पर इनके भाग्य में देख रहा है, भाग्य स्थान को देख रहा है, 12th स्थान को देख रहा है और संतति को देख रहा है और एजुकेशन भाव को देख रहे हैं। देखो एजुकेशन तो यहाँ पर मैं बोलूँगा इनको एजुकेशन में भी बाधा आएगा। यह तीक्ष्ण बुद्धि के हैं,
इनके व्यवसाय करने की जो इच्छा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल है और यह व्यवसाय के थ्रू ही काम करेंगे। आगे जो बढ़ेंगे वो व्यवसाय के कारण ही बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि राहु है पंचम भाव में। राहु इनके संतान पक्ष से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। राहु इनको दुख देता है संतान के पक्ष से। 1-2 मिसकैरेज होने की संभावना है भी बनती है, दिखता है यहाँ पर। सर्प दोष के कारण यहाँ पे मिसकैरेज की संभावना बनती है। और यहाँ पर बाहुलता है जो कि स्त्री पक्ष से, यानी कि स्त्री संतान होने की संभावना बहुत ज़्यादा इधर रहती है। इनको जो पुत्र संतति के लिए थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं कि आप पूजा पाठ मंदिर में जाने में काफ़ी ज़्यादा इनका खर्च भी होता है। सूर्य इनके 6ठे भाव में है। सूर्य यहाँ से देखता है कि इनका ज़मीनी विवाद भी होगा। इनको ज़मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, ज़मीन विवाद होगा। हो सकता है कि ज़मीन का विवाद वहाँ पर हो जहाँ पर इनके घर के आसपास मंदिर हो। और यह जलीय राशि में है सूर्य, तो यह भी पॉसिबिलिटी है कि इनका जो ज़मीन विवाद है वो जल के क्षेत्र, नदी के पास, तालाब के पास इनका जो ज़मीन हो वहाँ पर भी इनकी जो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है वहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे मंगल गुरु इनको एक्चुअली तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे ही देंगे। साथ में यहाँ पर गुरु इनको देख रहे हैं कि 3rd हाउस को भी देख रहे हैं। मंगल इनके 3rd हाउस को देख रहे हैं जहाँ पे शनि बैठे, तो इनको अपने भाइयों से उतना ज़्यादा सुख प्राप्त नहीं होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर शनि इनके 3य हाउस में है और यहाँ पर देखेंगे कि गुरु 2य हाउस को देख रहे हैं, 4th हाउस को देख रहे हैं, तो माता से इनको धन की लाभ की प्राप्ति होती है। मातृपक्ष से इनको फायदा होता है। पितृपक्ष से उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है जितना कि मातृपक्ष से इनको फायदा होता है। ननिहाल की तरफ से इनको फायदा मिलता है। शनि इनके 3य हाउस में है, तो यहाँ पे इनके मित्र मंडली या इनका जो अच्छा रहेगा, ये एजुकेटेड भी रहेंगे और इनके फ्रेंड सर्कल भी ठीक रहेंगे। इनकी चंद्रमा यहाँ पर 10th हाउस में अपने स्वराशि में है, तो कहीं ना कहीं इनको व्यवसाय के प्रति काफ़ी ज़्यादा मन में इच्छा रहती है व्यवसाय करने की, और यह करेंगे भी। फिर से मैं बात कर रहा हूँ। केतु इनके पंचम भाव को देख रहे हैं 7म दृष्टि से, और शनि को भी देख रहे हैं 5म दृष्टि से। तो और देखेंगे 7म हाउस को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वैवाहिक लाइफ में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। नहीं तो बीमारी के कारण, नहीं तो संतान के पक्ष के कारण, या बहुत ही ज़्यादा इनकी जो पार्टनर होंगी वह भी टेंशन होंगे और यह भी टेंशन होंगे। इस रिलेटेड इनकी दशा चल रही है, वो शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र में शुक्र हैं, 25 मई में ख़त्म हुए हैं। उसके बाद शुक्र में सूर्य हैं, सूर्य इनके 6ठे भाव में है, तो कहीं ना कहीं इनके शत्रु हैं जो कि गुप्त शत्रु हमेशा ही रहेंगे और इनको परास्त करने के लिए काफ़ी कुछ करेंगे, लेकिन इनका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि शनि इनके 3य हाउस में है और मंगल यहाँ पे एकादश हाउस में देख रहे हैं। तो ये अपनी युति के कारण, ब्रेन के कारण यह सभी जगह से सक्सेस, विजय प्राप्त करते हैं। इनका जो संतान से सुख है, संतान के बारे में जो प्रश्न है वो मैं देख रहा हूँ कि 2023 में 22 लास्ट में जाकर 23 कह सकते हैं, 23-24 इनके लिए संतान पक्ष के लिए अच्छा रहेगा। 22 लास्ट और 23-24 में जाके संतान पक्ष से सही है। और इनका जॉब चेंजेस के लिए जो प्रश्न था, जॉब चेंजेस इनका नवंबर 2021 के बाद, या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से आपके पास फरवरी तक का अच्छा टाइम रहेगा। उसके बाद जुलाई 2022 से फिर आगे के लिए टाइम जॉब चेंजेस के लिए अच्छा रहेगा। उस टाइम ही आपका जॉब में परिवर्तन दिखता है। तो आपके लिए मैं यही कहूँगा कि आपको तो सबसे पहले सर्पदोष की शांति करवानी चाहिए और उसके बाद आपको शनि के लिए उपाय करना चाहिए। शनि की दृष्टि भी आपके 5म भाव में है, जिसके कारण, और 5म भाव में बुध भी है, तो कहीं ना कहीं इसके कारण भी आपको चिंता रहेगी। तो शनि के लिए आपको शनिवार को पीपल के नीचे आप सायंकाल में देखना चाहिए कि आपको वहाँ पे तेल का दीपक जलाना है। और तेल का दीपक जलाते वक्त ध्यान रखें कि तेल का जो दीप का फेस है वह पश्चिम साइड में होना चाहिए। और साथ में आपको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए और राहु का भी उपाय कर सकते हैं। राहु के लिए भी आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। अब राहु के लिए करें क्या, बुधवार को कहीं पे संभव हो तो आपके लिए मछलियों को दाना दें, तब आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अन्यथा आपको अपने सर पे से 3.25 किलो जौ वार कर किसी भी बहते पानी में प्रवाहित करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा यह कार्य। और हमारे पास अब दूसरी कुंडली है, वह नेपाल से है।
जातक का जन्म 22 दिसंबर 1996 को सुबह 8:30 पर जनकपुर में हुआ है। इनका लग्न मकर लगन है और लगन की डिग्री 2 डिग्री 24 मिनट है, जिसके कारण इनका जो नक्षत्र स्वामी है वह उत्तराषाढ़ा है और उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र के जो स्वामी हैं वह सूर्य हैं और उपनक्षत्र वह गुरु हैं। गुरु यहाँ पर देखेंगे कि द्वादश हाउस के स्वामी हैं और तृतीय हाउस के स्वामी हैं। इनकी जो अभी दशा चल रही है वो राहु की दशा चल रही है। राहु में शनि की अंतर्दशा चल रही है और शनि इनके तृतीय भाव में केतु के साथ हैं, जो कि इनके द्वादश हाउस को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं और नवम भाव को देख रहे हैं। शनि के साथ केतु हैं। केतु भी इनके सप्तम भाव को देख रहे हैं, एकादश भाव को देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि से ये नवम भाव को देख रहे हैं। चंद्रमा इनके एकादश भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव में बैठ के। मंगल और राहु की युति है। यहाँ पर फिर से देखेंगे कि मंगल, राहु और शनि केतु यहाँ पर कहीं ना कहीं अंगारक योग बना रहे हैं और शुक्र इनके एकादश भाव में है। सूर्य बुध गुरु इनके द्वादश भाव में है। अब देखेंगे यहाँ पर आप कि तीसरा भाव, नमा भाव और द्वादश भाव, यह तीनों ही ग्रहों से युक्त है। तीसरा, नमा, द्वादश। तो इनको जन्म स्थान में फ़ायदा नहीं होगा। जन्म स्थान में यह रहेंगे नहीं, रहेंगे तो ये बाहर रहेंगे, अन्यथा इनको प्रॉब्लम होगा। हेल्थ से रिलेटेड बालिकाल में भी इनको प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हुई रहा होगा। एजुकेशन में एक बार ब्रेक दिखता है, लेकिन एजुकेशन इनकी हाईली एजुकेशन है, काफ़ी पढ़ेंगे यह। और दूसरा कि इनका खुद का कार्य होगा, खुद ही कार्य करना चाहेंगे और खुद भी कार्य करेंगे। पिता की संपत्ति को यह छोड़ सकते हैं या पिता के संपत्ति को यह त्याग के आगे बढ़ेंगे। भाइयों के साथ, भाई के साथ जो इनका संबंध है या प्रेम है या सौहार्द है, उतना ज़्यादा अच्छा मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ पर। और माता की हेल्थ से रिलेटेड इनको परेशानी होगी, नहीं तो इनको नींद से रिलेटेड परेशान भी रात को होते होंगे या काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इनका जो शुक्र है ये खुद के व्यापार को दर्शाता है और शुक्र गुरु बुध जो कि द्वादश भाव में है, तो कहीं ना कहीं यह दिखता है कि यह इनकी जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, खर्च काफ़ी ज़्यादा होंगे। और अभी जो इनका पीरियड चल रहा है, देखेंगे राहु में शनि चल रहा है और शनि में बुध, तो थोड़ा आने वाला टाइम इनके लिए टफ टाइम हो सकता है। पैसों से रिलेटेड इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों से रिलेटेड या आँखों की समस्या भी इनको ज़्यादा हो सकती है। अभी जो प्रत्यंतर में केतु जून 2022 को समाप्त होगा, उसके बाद इनका राहु में शनि, शनि में शुक्र की अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर आएगा, तो उस टाइम इनके लिए एक अर्निंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। धन से इनका आगमन होगा, वहाँ से इनको फ़ायदा मिलता है और कहीं ना कहीं इनको स्त्री पक्ष से इनको या मित्र मंडली से इनको भी फ़ायदा दिखता है। गुरु इनके द्वादश भाव में बैठे हुए सूर्य के साथ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको एक अध्यात्म से रिलेटेड कहीं देखेंगे कि ये कभी कभी ईश्वर को मानेंगे, अन्यथा फिर यह नास्तिक बन जाएंगे। बुध यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है सूर्य गुरु के साथ। और चंद्रमा देखेंगे कि पंचम भाव में है, तो यह राजेश योग है। यहाँ पर देखा जाता है ये राजा के समान ऐश्वर्यशाली भोग विलास में विश्वास करेंगे और यह जिएंगे भी, मतलब व्यतीत भी करेंगे, क्योंकि जी चंद्र का एकादश भाव में दृष्टि पथ है और वहाँ पर इनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। लाभ मिलेगा इनको 2022 जून के बाद से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जो अभी के जो आने वाला समय है इनके लिए थोड़ा सा टफ टाइम है, तो इनको थोड़ा सा चिंता नहीं करना चाहिए। इनको बस उपाय यह करना चाहिए कि इनको गाय को चारा, हरी चारा खिलाना चाहिए और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। नहीं तो इनको यह ध्यान देना चाहिए कि मंगलवार को आपको करना क्या है, पीपल के पेड़ को 7 बार बांधना है लाल रेशम धागे से बिना छुए हुए, और वहाँ पर कुछ देर बैठकर आप हनुमान चालीसा ओम या ओम अंगारकाय नमः का पाठ करें, जाप करें। और यह आपको एक मंगलवार करना है। दूसरा यह करना है कि आपको सोमवार को या सोमवती अमावस्या को किसी न किसी दिन आपको जाके पीपल के जड़ में वहाँ पे 2.25 मीटर साटन का वाइट कलर का कपड़ा अर्पित करके आना है। यह आपके लिए चंद्रमा और उधर से, क्योंकि चंद्रमा आपका उच्च का है, आप सदैव ही हंसमुख रहेंगे और आप सदैव ही दूसरे के लिए कार्य करते रहेंगे। आप में जो आपके शत्रु काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन शत्रु को आप कुछ नहीं कर पाएंगे। शत्रु के सामने जाने के बाद आप इतना ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं या इतना ज़्यादा आपकी उनको माफ़ कर देंगे। आप में जो क्षमा वाला जो एक नेचर है वो सदैव ही आगे आपको बढ़ाएगा और आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो इसलिए यह कि चंद्रमा को थोड़ा मजबूत करना है, और उधर आपको मंगल, राहु और शनि केतु में से यहाँ पे सुंदरकांड करने से यह दोष भी खत्म हो जाता है और आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। हमारे पास तीसरी कुंडली गुड़गांव से सूर्यकांत जी की है। सूर्यकांत जी का जन्म 2 मार्च 2002 को हुआ है। कन्या लगन की कुंडली है, चित्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं। 24 डिग्री 42 मिनट का इनका लगन का अंश है। चंद्रमा इनके द्वितीय हाउस में तुला राशि में है और केतु इनके तृतीय हाउस में है। बुध इनके पंचम हाउस में, सूर्य और शुक्र इनके थर्ड हाउस में है। मंगल इनके अष्टम हाउस में है। शनि राहु इनके नवम भाव में है और दसम भाव में गुरु है। दसम भाव में गुरु, इनका जो व्यवसाय होगा वह वक्ता से रिलेटेड हो सकते हैं। एजुकेशन डिग्री हाई होगी इनकी। अध्यात्म से रिलेटेड भी कार्य कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे बुध इनके पंचम भाव में है, तो कहीं ना कहीं या मैथमेटिशियन या मेडिकल क्षेत्र में भी इनको नॉलेज होगा तो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और केतु इनको तीसरे हाउस में, तो भाइयों के साथ संबंध उतना अच्छा नहीं दिखता है। और यहाँ पर देखेंगे अष्टम भाव में भी आपके मंगल हैं। मंगल आपके अष्टम भाव से अष्टम दृष्टि से आपके तृतीय हाउस में देखेंगे, जहाँ पे केतु है, तो उतना अच्छा रिलेशन भाई के साथ नहीं दिखता है। हो सकता है कि आपके अगर बड़े भाई हो तो उनके साथ तो बिल्कुल ही नहीं बने, और आपके छोटे भाई के साथ भी संबंध उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। आपको फ़ायदा एजुकेशन से होगा, एजुकेशन डिग्री में होगा। आपका रुचि भी अध्यापन में काफ़ी ज़्यादा होगा। यहाँ पर चंद्रमा द्वितीय हाउस में है, तो जिसका अर्थ यही कह सकता हूँ कि आपके लिए कि थोड़ा सा आपको संयम रखना चाहिए, वरना आपकी जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल के कारण आप गलत दिशा में जा सकते हैं, जिसके कारण आपको भविष्य में आने वाले जो समय है उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य और शुक्र आपके छठे भाव में हैं। सूर्य और शुक्र जो कि शनि की राशि कुंभ राशि में आपके छठे भाव में है, जो कि द्वादश हाउस को देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँ स्त्री पक्ष से आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको उसका सजा भुगतना पड़ सकता है। और आपका जो प्रश्न था वो एजुकेशन से, तो मैं एजुकेशन के लिए यही बोलूँगा कि अगर आपको कंप्यूटर लाइन से फ़ायदा होगा, मैथमेटिक्सियन से, मैथ से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए फ़ायदा होगा। अन्यथा आप कहीं ना कहीं, मंगल भी आपको 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको कहीं गुप्त विद्या, अर्थात आप हो सकता है कि आयुर्वेद के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज रखते हो। आपको हो सकता है कि एलोपैथिक दवाइयों के बारे में आपको भी अच्छा नॉलेज हो सकता है कि आपको जो हिस्ट्री से रिलेटेड या कोई हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट, अगर तंत्र मंत्र या ज्योतिष से रिलेटेड भी सब्जेक्ट से आपकी रुचि काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाए। आप देखेंगे यहाँ पर नवमांश भी, आप नवमांश जो कि सूर्य के सम है, और यहाँ पर चतुर्विंशा जो कि विद्या के बारे में बात करते हैं उसमें, वह आपके लगन के मित्र हैं और वह पंचम भाव में है। तो आपका एजुकेशन रुकेगा एक बार, लेकिन रुकने के बाद आपका एजुकेशन धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, आप हाईली एजुकेटेड होंगे। अभी आपकी जो दशा चल रही है वह गुरु की दशा चल रही है, और गुरु का अंतर भी चल रहा है, अंतरदशा भी चल रहा है। गुरु यहाँ पर केंद्राधिपति दोष लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु आपको फ़ायदा देंगे, वक्ता से रिलेटेड फ़ायदा देंगे ही देंगे। आप कहीं पर भी जाते हैं तो आप अपनी बात को दूसरे से मनवा लेंगे। आपकी जो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है कि आपकी जो राहु की महादशा ख़त्म हुई है, राहु की महादशा जुलाई में ख़त्म होकर आपकी गुरु में गुरु की अंतरदशा चालू होगी, तो वो आपको गुरु आपको रिलेटेड फ़ायदा करेगा। आपको करना है कि केसर का तिलक, आप केसर चंदन का तिलक आपको हमेशा लगाने की सलाह दी जाती है। इससे अपने एजुकेशन से रिलेटेड और या अपने वर्क से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। टीचिंग लाइन से जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। आप कंप्यूटर लाइन से जुड़ें, एजुकेशन लाइन से जुड़ें, आप कहीं पर भी जाएँ, आपको यह स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। अब हमारे पास जो चौथी कुंडली है अनिकेत कौशिक जी की है। इनका जन्म भी गुड़गांव में 29 जुलाई 2005 को हुआ है, गुड़गांव हरियाणा में। इनका जो लगन है वह वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है। वृश्चिक लगन, और लगन के स्वामी जो कि छठे भाव में चंद्रमा के साथ बैठे हुए, तो यही कहूँ यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इनको एक लगन भग्न, क्योंकि आपका लगन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो गड्ढे में गिर जाए, क्योंकि छठा हाउस रिपू का है, छठा हाउस रोग का है, तो आप परेशानी का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। और आपका जो लगन का अंश है वो भी 1 डिग्री 44 मिनट का है, और विशाखा के चतुर्थ नक्षत्र चरण में आपका लगन है वो है आपका, जिसके नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं, और गुरु उसके उप नक्षत्र हैं वह राहु हुए। राहु आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव एजुकेशन का है, प्रेम का है,
संतान का है तो आप इन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम आएगी, एजुकेशन में रुकावट होगा, संतान पक्ष से दिक्कत आएगी। और यहाँ पर देखेंगे शनि आपके सूर्य शनि बुध आपके नवम भाव में है, तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, भाइयों के साथ वैचारिक मतभेद आपका रहेगा, एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी आपके। और शुक्र यहाँ पर दसम भाव में, यह सबसे अच्छा है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे शुक्र विवाह के बाद आपको फ़ायदा मिलेगा, शुक्र से आप व्यवसाय करेंगे। शुक्र और गुरु और केतु यहाँ पर एक गुरु चंडाल योग बनाते हैं, तो आपको सरकार के तरफ से नुकसान हो सकता है, लेकिन आपको सरकार से रिलेटेड कहीं ना कहीं काम करवाता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मंगल और शुक्र की स्थिति के कारण आपको ठेकेदारी से, कहीं पे आप कॉन्ट्रैक्टरशिप लेते हैं, ज़मीन से रिलेटेड फ़ायदा, या आपको शुक्र और यहाँ पर सूर्य बुध शनि की युति के कारण आपको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं नेता या आप लीडर में जो क्वालिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी रहेगी आप में। आप लेबर के जो नेता हैं, लेबर मिनिस्टर तक पद तक पहुंचने की आप में कैपेबिलिटी है, आप वहां तक पहुंच सकते हैं अपने दम के बदौलत, आपके अपने बोल के बदौलत आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको फ़ायदा नहीं मिलता है, यहाँ पर सरकार से फ़ायदा नहीं मिलेगा, सरकार के तरफ से फ़ायदा मिलेगा आपको, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड यहाँ पे फ़ायदा नहीं दिखता है। और राहु आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम ज़रूर करेगा। और अभी आपकी मंगल की महादशा चल रही है, तो आपको छोटा मोटा घाव, छोटा मोटा फुंसी या चोट लगने की संभावना, आप में गुस्सा जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि मंगल में राहु की अंतर्दशा चल रही है। और बाद बाकी आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं है। मेंटली थोड़ी बहुत टेंशन आपको रहती होगी, क्योंकि आप देखेंगे शनि के साथ बुध है और शनि अपने दसम दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर चंद्रमा पहले से ही है, तो एक डिप्रेशन तक आप जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर शनि के साथ आपको चंद्रमा का मंत्र का जाप करना चाहिए। चंद्रमा को आपको सायंकाल में या रात के टाइम में आपको दूध निषेध है, दूध नहीं पीना है, और आपको मेडिटेशन जितना से ज़्यादा कर सकें उतने फ़ायदा होगा। आप अच्छे लेखक बन सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं से फ़ायदा मिलेगा कि आपको एजेंसी ले लें, वहाँ से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपको राइटर या एक बोल सकते हैं पोइट्री का एक गुण भी आप में अंदर बहुत ज़्यादा होगा, आपको गीत लिखने का, गीत सुनने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ हो सकता है। और आपके लिए यही बोलूँगा सबसे पहले कि आपको चंद्रमा के मंत्र का जाप करना है। ओम सोम सोमाय नमः 10,000 मंत्र का आप जाप कीजिए, और आपके लिए अपने से जो बड़े हैं उसका पैर छू के उनसे आशीर्वाद लीजिए। तब आपको वहाँ पर गुरु जो कि केतु के साथ हैं, वो गुरु चंडाल योग बना रहे हैं, उसका असर कम होगा, अन्यथा आपको वहाँ से फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको लॉस होगा। आप सदैव ही संघर्षशील रह सकते हैं। जो लग्न है वो आपका वृश्चिक है, और यहाँ पर देखेंगे कि द्वितीय भाव और चतुर्विंशांश जो कि विद्या के बारे में बात करते हैं, वह भी मित्र हैं आपके। लेकिन आप देखेंगे एजुकेशन के लिए प्रारंभिक शिक्षा आपकी अच्छी होगी, आपको अच्छे एजुकेशन पे आपका खर्च भी किया होगा, लेकिन आपकी जो एजुकेशन कहीं ना कहीं बाधित होती है, कहीं ना कहीं रुकती है। लेकिन आपका चतुर्विंशांश और नवमांश को देखते हुए यह जरूर कहा जाता है आपकी धीरे धीरे प्रारंभिक शिक्षा में रुकावट होने के बावजूद भी आप आगे बढ़ेंगे और आप आगे पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको वही बोलूँगा कि आप चंद्रमा का उपाय कीजिए, चंद्रमा का जाप कीजिए। और यहाँ पर मंगल के लिए आपको मंगलवार को आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा आपको रोज़ पढ़ना चाहिए। तब जाकर आपका जो कि कार्य करते हैं वह थोड़ा सुलभ होगा, और आपको गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। नहीं तो आप बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, वह बहुत ही नुकसान लेकर आ सकता है। आपको गुस्से पर भी कंट्रोल करना चाहिए। तो यह थी हमारी जिज्ञासा की प्रश्नोत्तर में। अगर आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या अन्य माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तब तक यही कामना करता हूं कि आपका जो स्वास्थ्य है वह स्वस्थ रहे, और आप आगे सदैव धीरे धीरे स्नेह बढ़ते रहें, और आप लोग सदैव ही प्रसन्न रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।